दोस्तों आज की जो कहानी है वो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है। एक दूल्हा जो कि अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपने घर को जा रहा था। रास्ते में कार के अंदर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जो गाड़ी का ड्राइवर था वो सोचता है कि प्यार भरी बातें कर रहे होंगे, मुझे इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर गाना बजा देता है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर गाड़ी आगे जाती है तभी जोर जोर से जो दुल्हन है वो चीखने लगती है। जब उसकी आवाज़ ड्राइवर के कानों में पड़ती है, वो पीछे की तरफ ध्यान देता है तो दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दुल्हन का चेहरा जो है खून से लथपथ था। अब वो जो है गाड़ी को साइड में रोकता है और उसके बाद दूल्हे को उसमें से उतारता है, क्योंकि उसने जो है उस पर हमला कर दिया था। लेकिन दोस्तों आखिर दूल्हे ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह क्या थी? तो इसके पहले जो भी कुछ हुआ था और इसके बाद में जो भी कुछ होने वाला था जब दुल्हन अपने घर जाती है, यानी कि ससुराल जाती है। दोस्तों एक बहुत ही वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के इटावा की बात है। 14 फरवरी 2026 की। एक लड़का जिसका नाम टिंकू होता है, टिंकू की शादी एक लड़की जिसका नाम ज्योति होता है उससे होती है। जब टिंकू बारात लेकर आता है, उसके पिता का नाम शिवराज होता है। तो टिंकू को ये पता था कि उसे शादी में अपाची बाइक मिलने वाली है। बातचीत हुई थी, उसने जिद भी कर रखा था अपने पिता से कि मुझे अपाची बाइक चाहिए। उसके ससुर ने भी कहा था कि हाँ बेटा, हम आपको अपाची बाइक देंगे। और जब वो ससुराल जाता है बारात लेकर, तो उसका ध्यान बस उसी पर था कि गाड़ी कहाँ पर है। अपने दोस्तों से सबसे बात कर रखा था, भाई मुझे अपाची मिल रही है। दिल्ली में वो कमाता था, 13,000 की नौकरी करता था किसी कंपनी में। फिलहाल अब वो उसका ध्यान गाड़ी की तरफ था, लेकिन गाड़ी कहीं दिख नहीं रही थी। उसने सोचा कि तिलक का प्रोग्राम होगा अभी और उसमें जो है वो गाड़ी गिफ्ट की जाएगी। लेकिन दोस्तों तब भी गाड़ी नहीं मिली। उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। फिलहाल जयमाल हुआ, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब सुबह दूल्हा यानी कि टिंकू खाने के लिए बैठता है तो दोस्तों एक रस्म होती है कि दूल्हा वहाँ पर रिसियाता है, नाराज होता है और उसकी मांगे जो है लड़की वाले पूरी करते हैं। उससे पूछते हैं कि भैया क्या चाहिए। तो दोस्तों टिंकू के दिमाग में वही था, गाड़ी उसे दिखी नहीं थी। वो बैठ जाता है और थाली सामने पड़ी थी, उसके बगल में उसके पिता थे और भी 4-5 लोग सुबह खाना खा रहे थे। उसके ससुर आते हैं, वो नाराज बैठा था टिंकू, तो उसके ससुर आते हैं जिनका नाम रामजीत होता है। रामजीत कहते हैं कि भैया खाना खा लीजिए, लेकिन वो नाराज बैठा रहा। उन्होंने बोला भैया जो भी कुछ आपकी मांग हो जो हम नहीं पूरी कर पाए हैं आप बता दीजिए। टिंकू कहता है कि पापा वो जो गाड़ी आपने देने को कहा था वो कहाँ पर है, मुझे गाड़ी चाहिए। अब वो कहते हैं कि बेटा गाड़ी मिल जाएगा, गाड़ी आई हुई है, आप जो है खाना खाओ, गाड़ी तो मिलेगी ही आपको। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे पहले गाड़ी दिखाइए और गाड़ी मुझे दीजिए, मेरे हाथ में चाबी दीजिए, फिर मैं खाना खाऊंगा। ये चीज़ें होती रहीं और उसके बाद वो जिद पर अड़ा रहा, वो उसे मनाते रहे। लेकिन दोस्तों वो खाना खा नहीं रहा था। फिलहाल वो एक गाड़ी लेकर आते हैं, अपने लड़के को इशारा करते हैं कि जा बाइक लेकर आ। और दोस्तों एक स्प्लेंडर बाइक होती है। जैसे वो बाइक देखता है तो टिंकू कहता है कि ये कौन सी गाड़ी है, आपने तो अपाची देने के लिए कहा था। वो कहते हैं कि बेटा जो काम अपाची करेगी वही काम ये स्प्लेंडर बाइक भी करेगी, ये तेल भी कम खाएगी, तो आप जो है आपको हम ये दे रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपाची चाहिए। लेकिन उसके बगल में जो उसके पिता बैठे थे शिवराज, वो कहते हैं कि खा ले, क्या हो गया, और ये भी तो गाड़ी ही है। वो कहता है कि नहीं पापा, आपने कहा था मिलेगी, इन्होंने भी कहा था कि मिलेगा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मुझे चाहिए तो अपाची चाहिए। अब तू मैं हो जाती है इन बाप और बेटों में, यानी शिवराज में और टिंकू में। बातचीत होते होते जो शिवराज थे वो कहते हैं कि तेल भरवाएगा, जो नहीं बोलना चाहिए वो सारी चीज़ें, कि इतना वो जो है महंगाई है, ऐसा है वैसा है। लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों शिवराज जो है अपने बेटे को यानी कि टिंकू को यानी कि दूल्हे को वो 2 तमाचा जड़ देते हैं।
अब उनकी इस हरकत पर सारे लोग सन्न रह जाते हैं कि भला ऐसा कौन करता है, कौन दूल्हे को मारता है यार इस तरीके से, भले ही बाप ही क्यों ना हो। अब उसके बाद दोस्तों उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग शिवराज को जो है वो संभालते हैं, वरना और कुछ मारपीट देते। लड़की वाले ही उन्हें संभालते हैं, बारात वाले भी उन्हें कहते हैं क्या यार, मान लो वो नादान है, लड़का है दोस्तों, अभी उसकी उम्र 22 साल की थी, लेकिन तुम तो यार जानकार हो, इस तरीके से क्यों मार रहे हो। और किसी तरीके से ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई। फिलहाल जो टिंकू था वो बिना खाए अपनी थाली छोड़ देता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ रस्में होती हैं, कुछ औरतें वगैरह जो उसको गिफ्ट देती हैं, तमाम चीज़ें दुल्हन की विदाई होने तक। तो लोग उस पर, जो औरतें थी वो उसमें जो है आग में घी डालने का काम करती हैं, उस पर कमेंट करती हैं, उसका मज़ा लेती हैं। और इस वजह से जो टिंकू था वो किसी से अपनी नज़रें मिला नहीं पाता है। कुछ देर में बारात विदा हो जाती है और लास्ट में जो है वो दुल्हन विदा होती है, टिंकू के साथ गाड़ी में बैठती है। ड्राइवर जो है वो कार लेकर वहाँ से चल देता है। आगे जब गाड़ी जा रही थी तो टिंकू जो है वो अब इस बात से काफ़ी झल्लाया हुआ था, बहुत बेइज्जती उसको महसूस हुई थी, बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपना सारा गुस्सा जो है वो ज्योति पर उतार देता है। कहता है कि तुम्हारे पिता की वजह से और इतना सारा हो गया। उन्होंने जब अपाची देने की बात कही थी तो उन्होंने क्यों नहीं दी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी थी। वो दे रहे थे अपाची ही, लेकिन उसके पिता जो थे टिंकू के शिवराज, उन्होंने बात कर रखा था कि भाई साहब आप जो है जो पैसे बचेंगे मुझे स्प्लेंडर दे देना, और जो बचेगा 50,000 रुपये अपाची के दाम में से वो मुझे दे देना। और ये बात जो है आप मेरे लड़के को मत बताना, शादी हो जाएगी उसके बाद हम बारात लेकर चले आएंगे, दुल्हन लेकर चले आएंगे, कोई बाइक लेकर चला आएगा। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने बात कर रखी थी। तो ज्योति ये बात जानती थी, उसके पिता ने बात कर रखी थी घर में। वो कहती है कि मेरे पिता तो अपाची ही देने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपके जो पापा हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बात कर रखी थी, और आप अपना खुद इस तरीके से कोई करता है जिस तरीके से आप लोगों ने किया वहाँ पर, और मेरे रिश्तेदारों में इतनी बेइज्जती हो गई। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि जब यहाँ ये लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं तो घर पर क्या करते होंगे, कहाँ रिश्ता कर लिया। टिंकू जो है वो ज्योति को बोलता रहा कि तुम्हारे पिता को अपनी जुबान रखनी चाहिए थी, ऐसे हो तुम लोग, वैसे हो। और ज्योति भी दोस्तों धीरे धीरे उसके बात का जवाब देती रही। लेकिन जो ड्राइवर था उसे क्या पता था कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बात कर रहे थे। वो सोचता है प्यार भरी बातें कर रहे हैं, फिर वो अपना म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और गाना सुनने में मस्त हो जाता है, क्योंकि उसे लगा यार क्या इनकी पर्सनल बातें मैं सुनूं। लेकिन दोस्तों अब ये लोग धीरे धीरे ऐसे करते करते बहस ज़्यादा हो गई और टिंकू ने दोस्तों वो हाथ उठा दिया। और उसके बाद थोड़ी देर में जो ज्योति है वो चीखने लगी। जब ये उसकी आवाज़ ड्राइवर के कानों में पड़ी तो वो पीछे मुड़कर देखा, दोस्तों मामला बिगड़ चुका था। जो ज्योति थी उसके चेहरे पर खून था। अब वो तुरंत दोस्तों घबरा जाता है, गाड़ी रोकता है, और ये लोग नोचा नाची कर ही रहे थे। और उसके बाद दरवाज़ा खोलता है, खुद उतरता है, दूल्हे साइड का दरवाज़ा खोलता है, टिंकू को उसमें से खींच कर उतारता है। कहता भाई क्या कर रहा है यार ये तू। टिंकू कहता है यार बस दिमाग खराब हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर लूँगा। उसके बाद वो उसके पिता को फ़ोन करता, हाँ भाई कहाँ हो यार तुम लोग, यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो गई है। शिवराज दोस्तों अभी घर पहुँचे ही नहीं थे, पहुँचने वाले थे, उससे बस 10-15 किलोमीटर वो आगे थे। तुरंत गाड़ी घुमाते हैं और उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ गाड़ी वहीं पर ये रोक रखा था ड्राइवर। फिलहाल एक लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता भाई वो भी सोचता है यार दुल्हन का मामला है, अभी कुछ क्या पता गंभीर चोट लगी हो। तो वो कहता है कि भाई मुझसे इलाज नहीं होगा, आप जो है इसको ले जाओ बड़े अस्पताल। वो लोग ले जाते हैं बड़े अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पर जब डॉक्टर देखते हैं, हालांकि उनको ये नहीं बताया जाता कि ये सारा कैसे हुआ। ड्राइवर ने कहा कि अचानक से सामने जो है एक कुत्ता आ गया, मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी और इसका माथा जो है वो टकरा गया। और ज्योति भी दोस्तों कुछ नहीं बोल रही थी इस मामले पे। डॉक्टर जो है जांच पड़ताल करते हैं और एक्सरे वगैरह होता है, कोई गंभीर चोट नहीं थी।
लेकिन उसके बाद अब 2 घंटे उनको हॉस्पिटल बिताने पड़ते हैं, फिर वो छुट्टी करते हैं। और इधर जो टिंकू था, अब दोस्तों उसके समझ में नहीं आ रहा था उसने क्या कर दिया। वो जब छुट्टी मिलती है तो फिर दुल्हन को लेकर घर पहुंचता है। घर पर सारी बातें पता चल चुकी थी, हालांकि ज्योति के मायके वालों को यह बात पता नहीं थी। उसके बाद घर पर शिवराज जो थे, जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ये गाड़ी से उतरता है दोस्तों, इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, अपना जूता निकाल लेते हैं और उसके बाद इसी आपाधापी में उसको 2-4 लगा भी देते हैं। लेकिन जो रिश्तेदार थे वो फिर बीच में आते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार थे, रुके हुए थे, क्योंकि दुल्हन का आगमन भी था और उस दिन के बाद अगले दिन बहुभोज भी था। तो इस वजह से बीच बचाव करते हैं और शिवराज को ही लोग डांटते हैं कि यार तुम गजब आदमी हो, वहाँ भी इस तरीके से बेइज्जती करवा दिए, यहाँ भी तुम किसी रिश्तेदार को नहीं देख रहे हो। मान लो ये बच्चा है, तुम तो बुजुर्ग हो, तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों किसी तरीके से ये मामला शांत होता है। लेकिन जब रात का समय हुआ, अब गुमसुम जो था टिंकू, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी के सवालों को जवाब नहीं दे रहा था। बस इसी बात को लेकर घर में 4 औरतें इधर बात कर रही हैं, 4 इधर कर रही हैं कि ऐसे कैसे कोई शिवराज को गलत बता रहा था, कोई रामजीत को यानी कि ज्योति के पिता को गलत बता रहा था, कुछ लोग टिंकू को मजा ले रहे थे, उसको गलत बता रहे थे। ये सारी बातें होती रही दोस्तों। रात के 11-12 बज गए। टिंकू जो है अपने कमरे में था और वहीं पर जो है ज्योति भी बैठी थी। लेकिन इस बीच में 2-3 बार ज्योति के पास फोन आता है उसके मायके वालों का, ये जांचने के लिए, पूछने के लिए कि क्या तुम पहुंच गई हो, या तुम्हें गाड़ी में कोई परेशानी नहीं हुई, या वहां पर तुम्हारा कैसा वेलकम हुआ। लोग 2-3 बार फ़ोन किए, वो सारा कुछ नॉर्मल तरीके से बताती रही कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ। लेकिन उसने ये सारी बातें नहीं बताई कि इतना बीच में सारा कुछ ये सब क्या हो गया। फिलहाल दोस्तों अब जब रात के 11-12 बज गए, गुमसुम सा वहाँ पर बैठा था टिंकू, और जो ज्योति थी वो सोचती है, हालांकि उसके साथ टिंकू ने बहुत गलत किया था, ऐसा किसी दुल्हन के साथ कोई करता नहीं है। वो सोचती है कि, ज्योति सोचती है कि टिंकू के साथ बहुत गलत हुआ है। वाकई में जो इनको है वो बाइक मिलनी चाहिए थी। अगर इन्होंने जिद किया था, अगर इन्हें इतना ही पसंद है, उसे नहीं पता था कि इनको इतनी पसंद है अपाची बाइक, इतना इनका शौक है। फिलहाल वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, और ज़िंदगी रहेगी तो फिर गाड़ी खरीद ली जाएगी। जो भी वहाँ पर हुआ है आपके साथ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मैंने आपको कुछ कहा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो थोड़ा जो है माहौल को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन टिंकू जो था दोस्तों वो गुमसुम बैठा हुआ था, उसके मन में उथल पथल मचा हुआ था, एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही मोड में जा चुका था वो। सारा कुछ ये सब कहने के बाद ज्योति जो है अपने तरफ से उसे मनाने का प्रयास करती रही, कुछ अच्छी बातें भी करने की कोशिश की। लेकिन टिंकू जब नहीं सुना कोई बात, तो उसने सोचा कि अब फ़ायदा ही क्या है ज़्यादा बात करने से। और फिर दोस्तों वो दिन भर की थकी थी, रात भर की जगी थी, और वो अपना सो जाती है एक साइड। अब उसके सोने के बाद दोस्तों टिंकू सोचता है कि मेरी वजह से एक तो मुझे बाइक नहीं मिली, ऊपर से मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया और ये इतना प्यार से बात कर रही है। मेरी वजह से वहाँ भी बेइज्जती हुई, यहाँ भी बेइज्जती हुई, मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत आगे तक की सोच लेता है। उसके बाद वो एक कागज़ लेता है, पेन लेता है, और उस पर कुछ बातें अपने पिता के लिए, कुछ अपनी माँ के लिए, कुछ अपनी पत्नी ज्योति के लिए, कुछ रिश्तेदारों के लिए, सारा कुछ लिखता है। अपने पिता के लिए लिखता है कि पापा मुझे माफ़ कर देना, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरे नसीब में नहीं है अच्छी ज़िंदगी जीना, तो अब मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप अपने दिल पर कोई बात मत लेना। अपनी माँ के लिए भी लिखा कि माँ अपने आप को तुम संभाल लेना, मुझे पता है आप कितना मुझे प्यार करती हो, मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन हमारा आपका साथ बस यहीं तक।
उसके बाद रिश्तेदारों के लिए लिखता है कि भाई आप लोगों को जो भी तकलीफ होगी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरे माता पिता को संभाल लेना। लेकिन जो उसने ज्योति के लिए लिखा था दोस्तों, उसे पढ़कर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उसने लिखा था कि मैंने जो है तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया, अगर कोई और लड़की होती तो शायद रास्ते से ही वो चली जाती, लेकिन तुम यहाँ तक आई, मुझसे प्यार से बातें करती रही, अपने मायके वालों को भी कुछ नहीं बताया, मुझसे तुम जरा भी नाराज़ नहीं हो। तो इसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है। और मैं तुम्हारे लिए जो है ऊपर जाकर भगवान से यही दुआ करूँगा कि आगे की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आसान हो। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है और कोई गाड़ी ही नहीं वजह है कि जिस वजह से मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, उसकी वजह सिर्फ गाड़ी नहीं है। बातों बातों में इतना कुछ हो गया कि अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त अब क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं ये चाहता था कि ये सारी चीज़ मैं एक दो दिन बाद करूं। कल का प्रोग्राम जो है, हमारे रिश्तेदार जो इंतज़ार कर रहे हैं वो निपट जाए। लेकिन अगर मैं ये बाद में करता हूं, आज की रात में नहीं करता, तो शायद ये तुम्हारे लिए परेशानी की बात बन जाएगी। क्योंकि फिर अगर तुम्हारी कहीं शादी तुम करोगी तो यही होगा कि एक रात ये बिता कर आई है और उसके बाद जो है इसके पति ने अपनी जान दी थी, तो तुम्हारे दामन में एक दाग लग जाएगा। और इसीलिए मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हें छूने से पहले कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने तुम्हें छुआ नहीं है, छूने से पहले मैंने ये सब किया है, ताकि तुम लोगों को बता सको कि हाँ तुम ठीक हो और ताकि तुम्हारी शादी आराम से हो सके। तो जहाँ भी जाना तुम सुखी रहना, और जैसे यहाँ पर हो मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, आगे जाकर जहाँ भी रहना वहाँ लोगों में खुशियाँ बांटती रहना। और अफसोस है कि मैं तुम्हें इतने ही समय में बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन अब आगे ये संभव नहीं होगा कि मैं इस दुनिया में रहूँ। इतना लंबा चौड़ा वो सारा कुछ लिख के दोस्तों उसके बाद उसे तकिया के नीचे रख देता है, वहीं पर सामने ही, कि ताकि लोगों को मिल जाए तुरंत, कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद फिर अपनी माँ की एक साड़ी लाता है और फिर दोस्तों उसके बाद जो करता है आप समझ सकते हैं। लेकिन वो जिस स्टूल पर खड़ा होता है, एक लकड़ी का स्टूल था, वजनदार मजबूत स्टूल था। जैसे ही वो उसे अपने पैर से धक्का मारता है, स्टूल गिरता है, तैसे खट से आवाज़ होती है दोस्तों। जो ज्योति थी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उसकी आंख खुलती है उस आवाज़ से, और जैसे वो सामने देखती है, क्योंकि लाइट तो जल ही रही थी, वो देखकर दंग रह जाती है और उठती है, चीख कर उसे पकड़ती है, उठाने की कोशिश करती है, ऊपर जोर जोर से चीखने लगती है। अब बाहर जो औरतें थी, रात के 1-1:30 बज रहे थे, अभी कुछ औरतें जग ही रही थी क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, अच्छा माहौल था, बात कर रहे थे लोग। जब उनके कानों में दुल्हन की आवाज़ आती है तो दोस्तों वो लोग दरवाज़ा पीटने लगते हैं। अंदर से कुंडी लगी थी, कहते क्या हुआ क्या हुआ। वो अंदर से आवाज़ लगा रही थी ज्योति की, दरवाज़ा तोड़ो, कोई दरवाज़ा खोलो। अब दोस्तों ये लोग जो औरतें थी, कुछ वहाँ पर मर्द लोग थे, इन सबको तुरंत आनन फानन में 2 मिनट के अंदर धक्का मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिलहाल वो दौड़कर वहाँ पर संभालते हैं और उसको जो है जब नीचे उतारते हैं, जो साड़ी थी उसे निकाला जाता है, तो दोस्तों जोर जोर से सांसें लेने लगता है। जो टिंकू था, ज्योति जो थी उसकी छाती को दबाने लगती है, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, उसकी माँ भी रोने लगती हैं। टिंकू की रिश्तेदारों में भी जो है चीख पुकार मच जाती है। फिलहाल पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, मुंह वगैरह उसका धुलाया जाता है, 1 घंटे में वो सामान्य हो जाता है। लेकिन इस वजह से इतना बवाल हो जाता है दोस्तों, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल, ज्योति का रो रो कर बुरा हाल। उसके बाद 3-4 लोग जो थे वहाँ पर रिश्तेदार थे, टिंकू को अपनी निगरानी में रखते हैं, उसके साथ ही बाकी का समय रहते हैं, किसी तरीके से रात काटी जाए। टिंकू को समझाते हैं,
टिंकू बुत्त बना बैठा, कोई जवाब किसी का नहीं दे पाता है। शिवराज भी दोस्तों अब इतना होने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं। वो भी जो है सिसक सिसक कर रो रहे थे कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर अभी कुछ दूसरी बात हो गई होती तो मैं क्या करता, किसके लिए जीता। और उनका एक ही बेटा एक ही बेटी थी। बेटा जो है कमाता था 13,000 रुपये महीने कमा कर देता था पिछले 3 सालों से अपने पिता को। इतना भी नालायक नहीं था, लेकिन उसकी एक शौक थी, जो शौक था वो इन्होंने छीन लिया। तो इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है तो जब टिंकू ज्योति के सामने आता है, कमरे में आता है, तो दोस्तों ज्योति जो थी, जो भी उसके पास 2-3 जेवर थे, छोटे छोटे कान का, नाक का और गले का मंगलसूत्र था, पायल थे, ये सारी चीज़ें वो टिंकू के हाथ पर रख देती है। टिंकू कहता है ये सब क्या है। कहती है कि जाओ, आपको जो भी लेना है, जो भी गाड़ी लेनी है, इसको बेचकर ले लो, क्योंकि आपसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए जेवर नहीं है, और मुझे लगता है कि गाड़ी से ज़्यादा कीमती या उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए और कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तो मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ आपकी, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पकड़ती हूँ, आप जो है सही से रहना और इस दुनिया में रहना, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो टिंकू था वो रोने लगता है और ज्योति को अपने सीने से लगा लेता है, फूट फूट कर रोने लगता है। ज्योति भी रोने लगती है। फिलहाल दोस्तों अगले दिन बहुभोज था, बहुभोज हुआ, सारे रिश्तेदार शामिल हुए और टिंकू 10 दिन के बाद जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर काम करने जाता है अपने कंपनी में। साथ में ज्योति भी उसके जाती है, उसको भी ले जाता है। ये दोनों साथ में रह रहे हैं और उसी कंपनी में काम कर रहा है। आज उसी दिन जो करने जा रहा था टिंकू, इस बात का उसे बहुत पछतावा है। लेकिन जब ज्योति से पूछा गया कि आखिर कोई दूसरी लड़की होती तो उसी दिन रास्ते से ही वो चली जाती। जब टिंकू ने उसे मारा था, तुम्हें मारा था, लेकिन तुम ऐसा क्या देखा तुमने इसमें कि तुम इसके साथ चली आई। ज्योति ने दोस्तों इस सवाल का जो जवाब दिया, उसने कहा कि अगर मैं उस दिन चली गई होती तो जो स्थिति थी वो और बिगड़ जाती, क्योंकि ये बहुत तनाव में थे, बहुत टेंशन में थे और मुझे लग रहा था कि कहीं ये कुछ गलत ना कर ले, इसीलिए मैंने ना किसी से कुछ बताया और ना ही मैं वापस गई। और अगर मुझे पता होता, इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सब कुछ कर लेंगे, अगर इतना पता होता तो शायद मैं उस रात सोती ही नहीं, रात भर जगती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई। अब दोस्तों ये दोनों बहुत ही खुश हैं, साथ में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या एक गाड़ी के लिए कोई इतना कर सकता है। मैंने और भी कहीं सुना था कि कोई लड़का अपाची गाड़ी के लिए अपनी माँ का जेवर बेच देता है। क्या वाकई में ये गाड़ी इतनी अच्छी होती है यार, मुझे तो नहीं पता। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।